नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज है बच्चों हमारा इसका लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है और आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जो अभी तक पढ़ा है उसका बाकी जो भाग है वो आज हम लोग कवर करेंगे। और आज हम क्या पढ़ेंगे गुरुदेव, परंतु उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों की अपनी लर्न एंड शेयर आर्ट्स की एप्लीकेशन मार्केट में आ चुकी है, प्ले स्टोर पर आ चुकी है। इस एप्लीकेशन को जल्दी से करके सभी बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन है लर्न एंड शेयर आर्ट्स, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। और फिर इसी एप्लीकेशन पे आप लोगों के पास शानदार कोर्स है, कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का कोर्स है, राजनीति विज्ञान का भी है, भूगोल का भी है। तो कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का कोर्स है, अगर आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप मतलब 24/7 आप डाउट डालेंगे, मैं आपके डाउट्स के जवाब दूंगा। उसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बिल्कुल शानदार राइटिंग में। आपको ये जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ मिलेगी, आपको मॉडल पेपर्स कराए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे आप लोगों के। तो बड़ी सुविधाओं के साथ ये कोर्स है। अगर एक एक लेना चाहते हैं, अर्थशास्त्र का भी ले सकते हैं, पॉलिटी का भी ले सकते हैं, भूगोल का भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे। तो जैसे अभी अपन अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो मैं अर्थशास्त्र की बात करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार कोर्सेज है और नाम मात्र फीस पे। और आप उसके लिए क्या करना है, आपको इन 2 नंबरों पे कॉल करना है और टीम को कहना है कि मुझे लर्न एंड शेयर आर्ट्स में कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का कोर्स दे दीजिए, जिसमें मुझे सारी सुविधाएं चाहिए। इस बार चूकिएगा मत, बहुत शानदार मौका है। बिल्कुल आप लोग कक्षा 12 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, बिल्कुल शानदार आपकी तैयारी के लिए 4 चांद लगाने के लिए। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा बचत फलन, या जिसको हम लोग कहते हैं बचत करने की प्रवृत्ति। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखो बच्चों, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आय की चर्चा कर रहे हैं, हम इनकम की चर्चा कर रहे हैं। सीधा सा अगर मैं एक कॉन्सेप्ट जो है कहता हूं बार बार में कि y = C+S, ये हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है, या तो वो उपभोग पे खर्च होगी या वो हमारी बचत होगी या सेविंग होगी, जिसको हम लोग कहते हैं। मतलब मैं ये कहता हूं कि जो इनकम पे खर्चा होगा, जो हमारा कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, उपभोग हो रहा है, उस उपभोग के बारे में आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो। जैसा कि मैंने लेक्चर के भी स्टार्टिंग में ये बात कही कि आज अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका अधूरा भाग हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो सेविंग की करेंगे। तो जो इनकम है, जो कंजप्शन पे खर्च हो रही है, जो इनकम उपभोग पे खर्च हो रही है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया। इस इनकम के कंजप्शन में कंजप्शन क्या होता है, देखो अब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। उपभोग क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है उपभोग फलन के बारे में पढ़ा है। कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। उपभोग फलन के बारे में पढ़ा। उपभोग फलन या कंजप्शन फंक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि आय और उपभोग के बीच में संबंध दर्शाता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन, की कंजप्शन कितना होगा, इनकम कितनी होगी। तो उपभोग फलन हम लोगों ने पढ़ा। इसी के बाद हम लोगों ने जब उपभोग प्रवृत्ति की बात करी तो यहां पर मैंने आप लोगों को 2 पढ़ा है। एक पढ़ा है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत प्रवृत्ति, उपभोग की औसत प्रवृत्ति। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है, ये अपन लोगों ने पढ़ी। उपभोग पढ़ा है, उपभोग फलन पढ़ा है, एपीसी और एमपीसी पढ़ा है। मतलब यहां तक हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमें किसी वस्तु का उपभोग करने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद संतुष्टि मिलती है, वैसे यहां तक आपको उपभोग पढ़ करके भी संतुष्टि हुई होगी। आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो। उपभोग, ये कंजप्शन वाला जो टॉपिक है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 0% डाउट और 100 मार्क्स की तैयारी यहां पर हो चुकी होगी। बट जब हम ये कहते हैं कि y = C+S, y = C+S, तो जब हम एक भाग को कवर कर चुके हैं, हम कंजप्शन को कवर कर चुके हैं, तो अब हमें सेविंग को भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जैसे देखिए, एक शरीर में क्या है, जो भी अंग होता है ना, हर अंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आज मेरे पास हाथ है, हाथों की अपनी भूमिका है, पैर है, पैरों की अपनी भूमिका है, आंखों की अपनी भूमिका है, दिमाग की अपनी भूमिका है, दिल की अपनी भूमिका है, तो हर अंग की अपनी भूमिका है। तो इसी प्रकार से जो इनकम है वो दो से कंजप्शन और सेविंग से मिलकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उसका एक अंग उपभोग जो है, कंजप्शन है, उसकी तो हमने बड़े अच्छे से चर्चा कर ली, और सेविंग की चर्चा करना अब जरूरी है। तो आज जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो चर्चा करेगा बेटा सेविंग की। किसकी चर्चा करेगा? सेविंग की चर्चा करेगा, बचत की चर्चा करेगा। इसलिए आज का टॉपिक है बचत फलन। पर ये जो सेविंग वाले में भी क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे वहां पर आपने उपभोग पढ़ा है तो यहां पर अपन बचत पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली जो बचत है वो होती क्या है, सेविंग जो है उसको कैसे किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। और देखो बचत के बारे में आप सीधा सा सभी लोग जानते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ जाती है और हमारे उपभोग के खर्चे पूरे हो जाते हैं और जो पैसा बाकी रहता है, जो खर्च नहीं होता है, उसको हम बचत या सेविंग कहते हैं। और हम लोग भारतीय हैं, हम लोग इंडियन हैं, हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा पैसे बचाने चाहिए। क्यों बचाने चाहिए? क्योंकि दुख में सुख में ये पैसे काम आएंगे। जब कोई साथ नहीं देता तब पैसे साथ देंगे, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा तब कौन ख्याल रखेगा, तब पैसे ख्याल रखेंगे। हमें पैसा बचाना चाहिए। कभी हारी बीमारी दुख संकट आया तो पैसा होगा तो बच करके निकल जाएंगे। तो पैसे की बचत हम भारतीयों को हर जगह सिखाई गई है। और जब पैसों की बचत सिखाई गई और ये बचत बार बार बोला गया कि पैसा बेटा पैसा बचाना चाहिए। और जैसे कि मेरे फादर कहा करते हैं कि बेटा बचत भी एक प्रकार की आय है, मतलब अगर हम पैसों को बचा रहे हैं कहीं से तो वो भी एक प्रकार का क्या हमारे लिए इनकम का सोर्स बन जाता है, क्योंकि हम पैसों को बचाते जाते हैं और हमारे पास एक पैसे इकट्ठे होते जाते हैं जो कि हमारे फ्यूचर में कभी काम आते हैं। तो ये जो बचत का पार्ट हमें बचपन से पढ़ाया गया है, ये बचत क्या भूमिका निभाती है वो आज हम लोगों को देखना है। और यहीं अगर आप एक अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हो, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो देखो अपन ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि बचत करनी चाहिए, तो ये मैं कब कह रहा हूं? जब मैं ये कहता हूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जब आप पढ़ोगे, जब एक व्यक्तिगत की बात आप करते हो, जब एक की बात आप करते हो, तब हम कहेंगे कि बचत करनी चाहिए। आज हम सभी परिवार में हम सभी कहते हैं बचत करनी चाहिए, पर आप समष्टि की नजर से देखो, अगर पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोग बचत करने लगे, हर व्यक्ति घर में पैसा होल्ड करने लगा, वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेगा, बैंकों में नहीं लेकर के जाएगा, तो पैसा क्या हो गया? घरों में अटक चुका है। मतलब पैसा मार्केट में जा नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? निवेश नहीं हो रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को आय नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम जब हमारी खुद के व्यक्तिगत की बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो बचत या सेविंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बट उसी समय जब हम समष्टि की बात करते हैं तो बचत एक ठीक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की चर्चा करती है, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मेरे प्यारे बच्चों बचत को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी चीजें आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ी भी है, जैसे आपने चैप्टर 1 में ही आपको बताया गया था, जब व्यष्टि और समष्टि में पूरी एक डिफरेंस की एक टेबल बनवाई गई थी। तो चलो अब आज इस बचत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बचत क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद अपन लोग चर्चा करेंगे, बचत फलन की चर्चा करेंगे, या जिसको हम लोग कहते हैं सेविंग फंक्शन जो है उसकी चर्चा करेंगे। अब ये बचत फलन या सेविंग फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद अपन को यहां पर आज चर्चा करनी है एपीएस की चर्चा करेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, बचत करने की औसत प्रवृत्ति की बात होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमपीएस। बेटा एमपीएस पढ़ेंगे, मतलब सीमांत प्रवृत्ति बचत की सीमांत प्रवृत्ति या सीमांत प्रवृत्ति बचत की, इस प्रकार से ये पढ़ेंगे। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो बचत को करेंगे, बचत फलन को करेंगे और एपीएस को कवर करेंगे। फिर अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको एमपीएस भी पढ़ाऊंगा, एपीएस और एमपीएस के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी बताऊंगा। इसके अलावा आगे आने वाले लेक्चर में आप क्या पढ़ेंगे? एपीसी और एपीएस का संबंध बताऊंगा। बेटा बड़े ध्यान से सुनना, एपीसी उपभोग वाला है, एपीएस बचत वाला है, इन दोनों का क्या संबंध है। उसके बाद यहां पर अपन पढ़ेंगे एमपीसी और एपीसी के बीच भी संबंध पढ़ेंगे। ये सब हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। तो जब हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे तो उससे पहले जरूरी है कि आप लोगों का एपीसी बिल्कुल क्लियर हो, एमपीसी बिल्कुल क्लियर हो, और एपीएस जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं वो पूरा क्लियर हो। और नेक्स्ट में मैं जब आपको एमपीएस पढ़ाऊंगा तो वो भी आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के इनके बीच का जो रिलेशन है, इनके बीच का जो संबंध है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बहुत सी बार इनके संबंधों पर चर्चा कर ली जाती है कि एपीएस और एपीएस बराबर 1
क्यों होता है, एमपीएस एपीएस बराबर 1 क्यों होता है, प्रूफ कर करके दिखाइए। तो प्रूफ कर करके अपन भी डंके की चोट पर अगले लेक्चर में प्रूफ करेंगे कि एपीसी और एपीएस एक कैसे होता है, एमपीसी और एमपीएस एक कैसे होता है। चलिए आज चर्चा कर लेते हैं बचत की, सेविंग की। उपभोग की तरह बचत भी आय के स्तर पर निर्भर करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपभोग की तरह बचत भी आय के स्तर पर ही निर्भर करती है। जैसे उपभोग किस पर निर्भर कर रही है, इनकम पर निर्भर कर रही है, वैसे बचत भी इनकम पर ही निर्भर कर रही है। अब हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर इनकम बढ़ती है तो मेरा कंजप्शन बढ़ता है। ठीक है, देखो कंजप्शन की या उपभोग की मैं बात करूं तो हम ये कहते हैं कि एक स्तर ऐसा होता है हमारा उपभोग का जहां पर इनकम का कोई प्रभाव नहीं होता, जिसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। मतलब जब मेरी इनकम जीरो है मैं तब भी उपभोग कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इनकम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उपभोग तो करेंगे ही करेंगे। पहला काम पेट पूजा, ठीक है ना, पहले पेट पूजा होती है। तो यहाँ पर फिर भी उसके बावजूद भी हम यहाँ पे कहते हैं कि आय प्रभावित करती है। वाय बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, परंतु ये बात ध्यान रखनी है जिस स्तर से इनकम बढ़ती है ना उस स्तर से उपभोग नहीं बढ़ता। क्योंकि जब एक बार व्यक्ति के पास इनकम ज्यादा आने लग जाती है तो उसका उपभोग का स्तर पूरा हो जाता है और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो सेव होने लग जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आज जो हमें पढ़नी है वो ये है कि इनकम बढ़ती है तो सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस, आपकी बचत भी बढ़ेगी। कारण क्या है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन देखो नीचे वाली लाइन देखो, इनकम बढ़ रही है कंजप्शन बढ़ रहा है, पर कंजप्शन कम अनुपात में बढ़ रहा है। आज कंजप्शन जितना करना था वो हो चुका, तो बाकी पैसा क्या है बचा हुआ, फिर और इनकम पैसा बची तो और पैसा बच गया, और इनकम बढ़ी तो और पैसा बच गया। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारी सेविंग भी बढ़ती जाएगी, हमारी जो बचत है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे उपभोग आय के स्तर पर निर्भर करता है वैसे हमारी बचत भी आय पर निर्भर करती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप सभी को पता है हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, इस डिस्पोजेबल इनकम को सरकार प्रभावित करती है। प्रयोज्य आय जिसको कहा जाता है उसको सरकार प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, कर के द्वारा, या जिसको उपदान कहा जाता है, सब्सिडी, सहायिकी, तो सरकार कर के द्वारा कर बढ़ा कर करके हमारी इनकम को कम कर सकती है। जब इनकम कम हो गई इसका मतलब क्या हो गया, बचत भी कम हो गई। ठीक है, और कर अगर सरकार ने बढ़ा दिए हैं तो इनकम कम हो गई, और कर घटा दिए हैं तो इनकम बढ़ गई, मतलब हमारी सेविंग भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे बात जो कॉन्सेप्ट है उनको इंटरकनेक्ट करके चलना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना आप लोगों को। बचत क्या होती है, बचत उपभोग व्यय पर आय की अधिकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उपभोग व्यय मतलब आप जो उपभोग पर, जो आप कंजप्शन पे खर्चा कर रहे हो उस पर आय की अधिकता है। मतलब यहां पे कहा गया है कंजप्शन और आय, इसमें से अधिक कौन है, आय अधिक है। तो जितना आय अधिक है वही क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी भैया। अगर मान लो आज एक व्यक्ति महीने के 50,000 रुपए कमाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इस 50,000 में से मान लो 20,000 रुपए कंजप्शन के हो जाते हैं, तो अब अधिक कितनी है आय, 30,000, तो 30,000 क्या हो गई, बचत हो गई। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है, उपभोग व्यय पर आय की अधिकता, तो उपभोग व्यय जो करा गया उस पर आय कितनी अधिक है, 30,000 अधिक है, तो हमारी ये क्या हो गई, बचत हो गई, ये हमारी सेविंग हो जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट। बचत फलन से तात्पर्य बचत और राष्ट्रीय आय के बीच कार्यात्मक संबंध से है। तो बचत फलन या सेविंग फंक्शन जिसको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सेविंग फंक्शन जो है बचत और राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध से है। ठीक है, रिलेशनशिप के बीच में है। ये रिलेशनशिप अब कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है, इस रिश्ते को क्या नाम दे, तो इस रिश्ते को क्या नाम देना है, सकारात्मक रिश्ता नाम देना है, पॉजिटिव रिश्ता है, प्रेम बहुत है दोनों में, सकारात्मक रिश्ता है, धनात्मक रिश्ता है। क्यों है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, जब इनकम घटती है तो सेविंग भी घटती है। मतलब यह है कि वो सुना है ना गीत की, भैया तेरी हार मेरी हार, मेरी जीत तेरी जीत, हमेशा साथ साथ रहेंगे। ऐसी एक मतलब कहानी सुनाई जाती है कि एक जो जंगल होता है ना
उस जंगल में क्या है, चंदन का पेड़ लगता है। अब चंदन का पेड़ क्या है कि भैया छांव तो देता है, उसके साथ साथ सुगंध भी देता है। तो पूरे जंगल में क्या है, बड़ी खुशी हो जाती है कि हाँ भैया चंदन का पेड़ है। एक जगह क्या होता है, बांस का पेड़ बहुत दूर लगता है, तो अब उससे पूरे जंगल को दुख हो जाता है कि यार जिस दिन ये जलेगा ना तो सबको जलेगा, सबको मारेगा। अब ऐसा ही क्या हुआ, कहानी जो रियलिटी में आई कि एक दिन वो बांस का पेड़ जलता है और पूरे जंगल को जला देता है। और उस चंदन पर जो एक हंस बैठा हुआ होता है, और वो हंस, पूरा जंगल खाली हो जाता है, सारे पशु प्राणी सब भाग कर निकल जाते हैं, और वो जो हंस है ना वो साथ नहीं छोड़ता है। तो उस समय चंदन कहता है हंस को कि बोले है हंसराज, मेरी तो जो जड़ें हैं ना वो इस जमीन में बहुत गहरी है, इसलिए मैं तो कहीं जा नहीं सकता। पर बोले हे हंसराज, आपको तो परमपिता परमेश्वर ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं हंसराज, आप उड़ जाइए, आप इस वन को त्याग दीजिए। तो हंसराज क्या जवाब देते हैं सुनिएगा, बड़ा प्यार का जवाब था, और कहा बोले ए चंदन, तेरे छांव में हम खेले बड़े हुए, तेरी खुशबू से हम महके हैं, और आज जब तेरे पर विपदा आई चंदन, तो मैं कैसे तुझे छोड़ करके चला जाऊं, और कितने ही साल जीना है, मैं यहां से भाग भी गया तो 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, एक ना एक दिन तो मरना है ना। पर बोले चंदन, मैं तेरा एहसान नहीं भूल सकता, मैं तेरा एहसानों का ऋणी हूं, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जा सकता चंदन। तो ऐसा जो संवाद था, जो प्रेम का संवाद था, ये सुनकर के ईश्वर की आंखों में आंसू आते हैं, और ईश्वर उसी समय उस वन में बारिश कर करके पूरी आग को रोक देते हैं। ये कहानी क्यों सुनाई आपको, ये यहां पे इसलिए था कि संबंध है, रिलेशनशिप इतने मजबूत होने चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि संबंध ऐसे बनाओ जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं ना उनकी तरह, कि लंबे चलने चाहिए। हमेशा एक बार जैसे संबंध बना लिया, जैसे रिश्ता जोड़ लिया, लंबा रिश्ता चलना चाहिए। ऐसा एहसान फरामोशी वाला रिश्ता नहीं कि हाँ आज काम आ रहा है तो आज साथ रखे, कल काम नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दे। जिसके ऋणी रहो, जिंदगी भर ऋणी रहो, जिनके लिए काम करो, बेहतर काम करो, और जो करना है ईश्वर के नाम का कर दे कि भगवान कर रहा है, मैं कौन होता हूं करने वाला। तो ये संबंध जो है सकारात्मक है, प्रेम संबंध यहाँ पर है आय और बचत के बीच में, कि जब आय बढ़ रही है तो बचत कह रही मैं भी बढ़ूंगी, और जब आय गिरती है तो बचत कह रही अब मैं भी गिरूंगी, क्योंकि मेरी साथ ही आय इनकम गिरती जा रही है। बचत फलन या बचत करने की प्रवृत्ति एक निश्चित समय अवधि के दौरान आय के एक निश्चित स्तर पर परिवारों की बचत को दर्शाता है। अब अगर आप ये कहें कि बचत फलन और बचत करने की प्रवृत्ति जो है, ठीक है, ये जो है एक निश्चित स्तर पर, एक समय अवधि में एक निश्चित स्तर पर परिवारों की बचत को दर्शाता है कि साहब इस स्तर पर कितनी बचत हो रही है। मतलब अगर 1 लाख इनकम है तो कितनी बचत हो रही है, 2 लाख, ये सॉरी एल कर लीजिएगा इसको, 5 लाख इनकम है तो कितनी बचत हो रही है, इस प्रकार से। वैकल्पिक रूप से ऑल्टरनेटिवली आप ये कह सकते हैं कि बचत करने की प्रवृत्ति किसी अर्थव्यवस्था में आय के विभिन्न स्तरों पर बचत के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है। तो अलग अलग आय होगी तो अलग अलग बचत होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब आप समष्टि पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जो आय है, जो इनकम है, वो मेरी या आपकी या किसी व्यक्ति की नहीं, ये पूरी राष्ट्र की आय है, नेशनल इनकम को ये दर्शाता है। चलिए अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे इस पर आ जाते हैं। अगर हम इस पर चर्चा करें तो जैसे इनकम है 0 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। यहाँ पे कंजप्शन 40 करोड़, 120, 200, 280, 360, 440, 520। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, अब हमें सेविंग निकालनी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा। सेविंग निकालोगे तो निकालोगे कैसे? जब मैं ये कहता हूं इनकम इज इक्वल्स टू C + S, यही बात कही थी, है ना, यही है इनकम का फॉर्मूला। अब जब मुझे S निकालना है तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो मैं Y, ये इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये S आ जाएगा ना। तो मतलब सेविंग निकालने के लिए मुझे इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगर यही ऐसा मान लो कि मुझे Y = C + S और मुझे C निकालना हो तो Y - S = C हो जाएगा, सीधा सा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे मुझे सेविंग निकालनी है, तो इनकम 0 थी और कंजप्शन 40 करोड़ का था, तो -40 करोड़। ये कौन सी स्थिति है? डिस सेविंग, निर्बचत वाली स्थिति चल रही है। मतलब जब हमारे पास जो पहले की बचतें हैं हम उनको खर्चा कर रहे हैं, उधार लेकर के खर्चा कर रहे हैं, वो सब है। इनकम 100 करोड़, 120 करोड़ का खर्चा, तो अभी भी -20 करोड़ चल रहा है। और अब ये वाला जो स्तर है, 200 करोड़ की इनकम है, 200 करोड़ का उपभोग है, उस समय सेविंग क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? जब Y = C हो, मतलब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो जाए, ये, और दूसरा उसके अलावा S इस पर कब पहुंच जाएगा? 0 पे पहुंच जाएगा।
तो इनकम बराबर कंजप्शन हो और एस इज इक्वल टू 0 हो, वह पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इनकम 300 करोड़, अब कंजप्शन 280 करोड़, तो 20 करोड़ की बचत हो रही है। 400 करोड़ की इनकम है, 360 करोड़ की बचत है, तो 40 करोड़ की बचत हो रही है, सॉरी 500 करोड़ और 440 करोड़ का कंजप्शन है, तो 60 करोड़ की बचत हो रही है और लास्ट में 80 करोड़ की बचत हो रही है। अब इस वाले पॉइंट पर आ जाओ। अब इस वाले पॉइंट पे देखो, इधर जो दर्शाई गई है सेविंग दर्शाई गई है और इधर इनकम दर्शाई गई है। अब ये है ना बेटा नेगेटिव में, देखो मेन जो लाइन है वो ये वाली है, ये, और ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। y एक्सिस को नेगेटिव में लेकर के गए हैं, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर देखोगे आप इस जीरो तक पहुंचने तक, ये वाला जो एरिया है ये किसको दर्शाता है, डिस सेविंग को दर्शाता है। मतलब आपकी जो सेविंग है वहां सेविंग नहीं हो रही है, निर्बचत हो रही है, बल्कि जो पहले के बचे हुए पैसे हैं वो भी आपके पास निकल करके जाते जा रहे हैं, या आप अपना उधार लेकर करके काम चला रहे हो। तो ये डिस सेविंग वाले को दर्शा रहा है। ये जीरो यहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहां पर क्या हो गया, सेविंग जीरो हो चुकी है। ये वाली लाइन 200 बराबर 200 सेविंग जीरो, ये वाली जीरो, क्योंकि यहां से अब यहां पर कम से कम अगर फायदा नहीं हो रहा, सेविंग हो भी नहीं रही है, तो पहले उधार भी नहीं लेना पड़ रहा। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और इसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगी, इसके बाद आप लोगों को सेविंग होना या बचत होना जो है वो शुरू हो ही जाएगी बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट यहां पे दर्शाता है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या बात कह रहे हैं। महत्वपूर्ण अवलोकन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की चर्चा कर लेते हैं कि जो अभी अपन लोगों ने यहां तक पढ़ा है उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का मतलब क्या होता है बच्चों, हमने क्या मेन बात क्या ऑब्जर्व करी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आस पड़ोस में है, कोई झगड़ा हो रहा है, कुछ और हो रहा है, इसमें आस पड़ोस के लोग सुनते तो हैं ही, ठीक है। अरे तूने वो बात ध्यान दी, अरे वो उसके ऐसा बोला ऐसा, तो एक एक बात को ऑब्जर्व नहीं करते, अरे तूने तो उस बात पे ध्यान दिया ही नहीं और उसको तो ऐसा बोल दिया। तो ऑब्जर्व करने का मतलब तो मुख्य बातें जो है उन पे क्या ध्यान दिया जाता है, जो आप सीखते हैं वो है। तो इन चीजों से महत्वपूर्ण अवलोकन हमारा क्या हुआ वो देख लेते हैं। पहला बात, बचत वक्र का प्रारंभिक बिंदु देखो, जो सेविंग कर्व है उसका प्रारंभिक बिंदु देखिए। सेविंग कर्व जो है, बचत वक्र है, उसका प्रारंभिक बिंदु देखिए, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है ना भाई, नेगेटिव से शुरू हो रहा है। कंजप्शन की चर्चा करता हूं तो वो पॉजिटिव से शुरू हो रहा था, वो नेगेटिव में नहीं जा रहा था, ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है। तो ये देखिए बचत का प्रारंभिक बिंदु, बचत वक्र वाई अक्ष पर बिंदु ऐसे शुरू होता है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय आय शून्य होने पर नकारात्मक बचत है। मतलब क्या हो गई, नकारात्मक बचत होगी, स्वायत्त उपभोग की मात्रा के बराबर होती है। स्वायत्त उपभोग की मात्रा के बराबर क्यों, यहां पर इनकम जीरो है, कंजप्शन मेरा 40 करोड़ था, इसका मतलब क्या हो गया, सेविंग कितनी हो गई, -40 करोड़, मतलब डिस सेविंग -40 करोड़ है। तो ये उपभोग जितना है उतना, स्वायत्त उपभोग जितना है उतनी ही यहाँ पे निर्बचत को दर्शाया जाता है। तो ये नकारात्मक से शुरू होता है। क्यों शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर इनकम आपकी जीरो है माय डियर स्टूडेंट्स, और जो है कंजप्शन है, ऑटोनॉमस कंजप्शन हो रहा है, और उस समय ऑटोनॉमस कंजप्शन करने के लिए कुछ ना कुछ उधार लेकर करके या कैसे भी करा जा रहा है, तो उसको क्या है यहाँ पे डिस सेविंग से दर्शाया गया है। ध्यान देने वाली बात देखिएगा, बचत वक्र का वाई अक्ष पर उसी परिमाण का एक नकारात्मक अवरोधन होगा जिस परिमाण का उपभोग वक्र का वाई अक्ष पर सकारात्मक अवरोधन होगा। अब अगर आप देखें, उपभोग वक्र देखें तो वो भी वाई अक्ष पर है, और बचत वक्र देखें ये भी वाई अक्ष से शुरू हो रहा है, पर ये देखो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। ऐसा क्यों होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आय के शून्य स्तर पर उपभोग सकारात्मक है। जब आय आपकी शून्य है तो उपभोग सकारात्मक है। सकारात्मक होने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उपभोग हो रहा है, पर जब आय शून्य होगी तो बचत कुछ ना होगी बल्कि उधार और लेना पड़ेगा। तो ये यही कह रहा है कि आय के शून्य स्तर पर जब आय जीरो है तब भी आपका उपभोग सकारात्मक है, तो उसी परिमाण की बचतें नकारात्मक होती है। तो उसी टाइम जो बचत है वो कैसी होती है माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, बचत वक्र का ढलान, स्लोप ऑफ बचत सेविंग कर्व। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। सेविंग कर्व का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा।
क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बचत भी बढ़ती है। तो इनकम बढ़ रही है तो बचत भी बढ़ रही है, इनकम घट रही है तो बचत भी घट रही है। तो सकारात्मक संबंध है, तो जो सकारात्मक संबंध है तो साथ साथ ही चलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो बचत वक्र का ढलान सकारात्मक है, जो बचत और आय के बीच के सकारात्मक संबंध को इंगित करता है। ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, जहां पर एस क्या हो गया, जीरो हो गया। एस मतलब सेविंग जो है वो जीरो हो चुकी है। बचत वक्र बिंदु आय पर एक्स अक्ष को पार करता है, जिसे ब्रेक इवन बिंदु के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस बिंदु पर बचत शून्य है या खपत आय के बराबर है। ठीक है, अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट बात इसने क्या बोली है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अगर देखो तो सेविंग जीरो हो जाती है, और इसी पर जब हम कंजप्शन कर्व दर्शाते हैं, जब हम कंजप्शन कर्व को दिखाते हैं तो y इक्वल्स टू सी हो जाता है। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए अगर पूछ लिया जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट से जुड़ी हुई इनमें से कौन सी स्थिति सही नहीं है, तो वो ऑप्शन देगा जैसे कि जहां पर इनकम और उपभोग बराबर हो, बिल्कुल सही बात है, सेविंग जीरो के बराबर हो, या y इक्वल्स टू सी प्लस एस हो जाए। तो यहाँ पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है तो पूछा है, तो वो ऐसे चार ऑप्शन दे, तो उनमें से दो तो आपके सही होंगे, क्योंकि y इक्वल्स टू सी और सेविंग जीरो ये तो है, तो बाकी इनमें से जो दो के अलावा कोई सा भी आप उसको टिक कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं सकारात्मक बचत की या पॉजिटिव जो सेविंग है उसकी। ब्रेक इवन बिंदु के बाद बचत सकारात्मक होती है, ब्रेक इवन बिंदु के बाद। अब ये वाला अगर पॉइंट आप देखेंगे तो इसके बाद बचत कैसी होगी, सकारात्मक होगी। यहां पर नकारात्मक थी, मतलब नेगेटिव चल रही थी, अब यहां से पैसा बचना शुरू हो जाएगा। तो ये बचत के बारे में और बचत की जो बेसिक धारणा है उसके बारे में आपको समझाया गया। अब हम बात कर लेते हैं बचत प्रवृत्ति के प्रकार, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, बचत प्रवृत्ति, जैसे हमने उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार पढ़े थे, वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे बचत प्रवृत्ति के प्रकार। और जैसे उपभोग प्रवृत्ति के दो प्रकार होते थे, वैसे बचत प्रवृत्ति के भी दो ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बचत की औसत प्रवृत्ति। पहला कौन सा है? बचत की औसत प्रवृत्ति, जिसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा हमारा क्या है बच्चों? बचत की सीमांत प्रवृत्ति, एमपीएस, जिसको कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एमपीएस। अब याद करिए, जब आप लोगों ने उपभोग पढ़ा था, कंजप्शन पढ़ा था, तब आपने एपीसी पढ़ा था। एपीसी पढ़ा था, क्या था एपीसी का फॉर्मूला? सी अपॉन वाई। और एमपीसी का क्या था? डेल्टा सी या चेंज इन सी अपॉन डेल्टा वाई, या चेंज इन वाई, मतलब उपभोग में परिवर्तन बटा उपभोग में, सॉरी, आय में परिवर्तन, ये पढ़ा था। अब हमारा एपीएस और एमपीएस भी इजी है। हमने ये देखा है जैसे उपभोग का संबंध आय के साथ होता है, वैसे ही किसका? बचत का संबंध भी आय के साथ होता है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो? एमपीएस पढ़ रहे हो, यहाँ पर एमपीएस पढ़ रहे हो। तो एपीएस का यहाँ पर सी वाई था, एपीसी का तो यहाँ एस वाई हो जाएगा। आसान, देखो आसानी देखो आप। और एमपीएस का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा डेल्टा लग गया था, तो यहाँ भी डेल्टा एस कर दो, डेल्टा वाई कर दो, बस ये फॉर्मूला। वेरी इजी, कोई डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं, रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं, आसानी से है। ये आपको फलन या फंक्शन क्यों पढ़ाए जाते हैं? इसीलिए तो पढ़ाए जाते हैं कि हाँ बेटा इन दोनों के बीच में संबंध है, जब इन दोनों के बीच में संबंध है तो ये साथ रहेंगे ही ना बेटा। तो ऐसा है, ऐसा ही यहाँ पर है। अब आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो है बचत की औसत प्रवृत्ति या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस। बचत करने की औसत प्रवृत्ति से तात्पर्य आय के संगत स्तर पर बचत के अनुपात से। बचत करने की औसत प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि आय के संगत स्तर पर बचत के अनुपात से, मतलब आय के कौन से स्तर पर कितनी बचत हो रही है। जैसे आपने देखा जब इनकम जीरो है तो डिससेविंग हो रही है, निर्बचत हो रही है। इनकम 100 करोड़ है तब भी निर्बचत हो रही है। इनकम 200 करोड़ है तब बराबर हो गया, ना निर्बचत ना बचत, जीरो पर आ गया। उसके बाद बचत होना शुरू करती है, इतनी इनकम है इतनी बचत है, इतनी इनकम है इतनी बचत है। तो कौन से आय के स्तर पे कितनी बचत का जो होता है उसका अनुपात को दर्शाया जाता है, रेशियो को दर्शाया जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक बार आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ
एपीएस का, जैसे मैंने वैसे तो पहले ही लिखवा दिया, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, ये फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एपीएस का फॉर्मूला है, पूछ लिया जा सकता है एपीएस। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको दर्शाया गया है 0 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। अब यहाँ पे सेविंग दिखाई गई, कंजप्शन का कोई काम है नहीं, -40 करोड़ की, -20 करोड़ की, 0, 20, 20। अब यहाँ पे जब आप एपीएस निकालोगे एस बटा वाई, तो यहाँ देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी 0 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 0 लिख दिया। नहीं, ये जो पहला वाला है उसमें हमेशा डैश लगा करके छोड़ा करो, यूं ध्यान रखना इस बात का, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बिल्कुल यूं हवा में उड़ जाओगे, हो क्या रहा है, तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे डैश लगा देना, यहाँ 0 कभी नहीं। और बात एक्चुअल में होती क्या है कि जब हम ये कह रहे हैं कि s बटा वाई, इसका मतलब है -40 करोड़ बटा 0, नीचे 0 आने का मतलब हो जाता है अनंत है, इन्फिनिटी है, अनंत है, इन्फिनिटी है। और ऊपर 0 आ रहा है, जब हम ये कहते हैं कि हाँ साहब 0 बटा 40, तो हम यह कह रहे हैं ये 0, तो हम 0 कहेंगे। तो ये बेटा यहाँ डैश लगा के ही छोड़ना आप लोगों को, यहां तो मतलब आप मान लो कि कुछ भी नहीं है, ये तो डैश हो जाएगा। फिर यहां से देखो 0.20, यहां 0 आएगा। ये वाला स्तर जो होता है, ये वाला हमारा क्या है, बीप का होता है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट का जो है वो होता है। नहीं तो आप काफी बच्चे तो इसको भी ब्रेक इवन पॉइंट समझ लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और फिर इसके बाद से जो इनकम है वो बढ़ना, सॉरी बचत बढ़ना शुरू हो जाएगी 0.06 से 0.110। हाँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक रख लो, ज्यादा जरूरी नहीं 3, 4 तक लेके जाओ, 2 तक बहुत होता है, इनफ है ये। अब इसको समझो, ये आप लोगों ने सबको पता ही है कि भैया यहां से ये अपना शुरू हो रहा है, ये एस कर्व, सेविंग कर्व, ठीक है। और अब ये देखो, ये डिसेविंग, ये ओआर वाला है, ये ओआर हमारी क्या हो रही है, बचत हो रही है। क्योंकि ओएस अगर आप देखोगे, बड़े ध्यान से देखना, ये जो ओएस वाला पॉइंट है, यहां पे तो बचत हो रही है, यहां पे तो डिसेविंग हो रही है। मैं लिख देता हूं, क्या हो रहा है बच्चों, यहां तो डिसेविंग हो रहा है ना ओएस में, तो बचत कहां पर हो रही है, ओआर में हो रही है। कहां पर हो रही है, ओआर में बचत हो रही है। ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में देखोगे यही तो बचत होना शुरू हुई है आपके पास। फिर उसके बाद देखो यहां पर ओआर में बचत हो रही है। फॉर्मूला क्या है एपीएस का, एस वाई, तो ओआर में बचत हो रही है, तो मैं यहां ओआर लिख देता हूं। इनकम कौन सी, इनकम इस वाले में हो रही है मेरी, इस वाले पॉइंट से मुझे क्या हो रही है, ये मेरी इनकम है, OY1 पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से दर्शाया जाता है, वक्र में ऐसे दर्शाया जाएगा कि हाँ साहब यहाँ पे मुझे बचत होना, सेविंग होना शुरू हो जाती है। चलिए अब इससे क्या क्या मेजर पॉइंट है वो देख लेते हैं। एपीसी के, एपीएस के बारे में महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बिंदु। एपीसी कभी भी 1 या 1 से अधिक नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। एपीसी कभी भी 1 या 1 से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, एपीएस हमेशा 1 से नीचे रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, 1 भी नहीं जाएगा। क्योंकि बचत कभी भी राष्ट्रीय आय के बराबर या उससे अधिक नहीं हो सकती। अब हमेशा एक बात ध्यान रखो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति 20,000 रुपए महीने के कमा रहा है, तो क्या वो 20 के 20 बचा सकता है, क्या नहीं बचा सकता। कुछ तो खर्चा करेगा ना भाई, 5,000 रुपए खर्च करो उपभोग पे, करेगा तो सही ना। पूरा का पूरा उपभोग पे खर्चा हो सकता है, परंतु बचत पूरी की पूरी नहीं हो सकती। तो जितना पैसा व्यक्ति कमा रहा है उसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो पूरा का पूरा बचाए, उसमें से उपभोग तो करेगा। जब भैया 1 कब आता, मैंने 20,000 रुपए कमाए हैं और मैंने 20,000 बचा लिए, तब मेरा 1 आता, जो कि हो ही नहीं सकता। और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता। वो कैसे होगा कि जैसे मान लो मैंने कमाए 20,000 रुपए हैं और बचा 30,000 रुपए लिए, तब मेरा 1 से ज्यादा आंसर आएगा। कैसे होगा भैया, कमा 20 रहे हो बचा 30 रहे हो, तो भैया 10 कहाँ है, ये ब्लैक मनी है ये ब्लैक मनी है, ये काउंटिंग नहीं होती, इस प्रकार से नहीं चलता। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम राष्ट्रीय आय के बराबर या उससे अधिक नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो खपत होगी ही होगी। एपीएस 0 हो सकता है, इस बिंदु को ब्रेक इवन बिंदु के रूप में माना जा सकता है। अब एपीएस जो है वो 0 हो सकता है। एपीएस 0 क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने जितना भी कमाया है, ध्यान दीजिएगा, हम जितना भी कमा रहे हैं, जैसे मान लो 20,000 रुपए कमाए हैं, तो हो सकता है कि हमने 20 के 20,000 रुपए किस पे खर्च कर दिए, कंजप्शन पे खर्च कर दिए। 20 के 20,000 रुपए हमने कंजप्शन पे खर्च कर दिए, तो हमारा एपीएस सेविंग कितनी हुई, 0 हुई, तो एपीएस 0 आ गया हमारा।
एपीएस नकारात्मक या 1 से कम हो सकता है, एपीएस नकारात्मक नेगेटिव भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ब्रेक इवन बिंदु से कम, तो ये ब्रेक इवन बिंदु से पहले वाली बात है, यहाँ पर एपीएस मेरा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा है नेगेटिव आया भी। एपीएस आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम इंक्रीजेस, एपीएस ऑल्सो इंक्रीजेस। एपीएस आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है क्योंकि बचाई गई आय का अनुपात बढ़ता रहता है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम हुई है तो आपकी जो बचत है वो भी बढ़ती ही जाएगी, इंक्रीज होती ही भी जाएगी। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका एपीएस भी इंक्रीज होगा। ये एपीएस की जो पूरी कहानी थी वो हम लोगों ने आज पढ़ ली है, और अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो एमपीएस के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये बच्चों फिर से मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूं, जिस भी बच्चों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं करा है, प्लीज बच्चों, बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला कोर्स है। आप लोगों को सबसे बड़ी मदद मिलने जा रही है हैंड रिटन नोट्स और डाउट सॉल्विंग ग्रुप। बच्चों टेलीग्राम पे डाउट सॉल्विंग मिलेंगे, आप रात को 12 बजे पढ़ रहे हो, डाउट डाल दो, सुबह पहले टीचर उठते आपका डाउट सॉल्व कर देगा। बड़ी गजब की चीज है। 12th बोर्ड में अगर अभी से भी पढ़ कर करके आप चाहते हो कि मैं 100 में से 100 इकोनॉमिक्स में लेकर के आऊं, तो आज अभी ही इन 2 नंबरों पे कॉल करिए और टीम को बोलिए कि मैम सर मुझे कक्षा 12 अर्थशास्त्र का कोर्स अभी ही शुरू कर दो, अभी की अभी शुरू कर दो। नाम मात्र फीस है, इतनी फीस है बेटा, पूरे 31 मई 2024 तक की इतनी सी फीस है जितनी सी आप 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में यूं ही खर्च कर देते हो। पूरे साल की 6 महीने की फीस इतनी है, तो आप अभी कॉल करिएगा। और जिन बच्चों ने खरीद लिया है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमने तो ले लिया है इस नाम से और ये सब्जेक्ट हमने लिए हैं। और आप धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। आपको कोई समस्या हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।